Good morning, sir. Good morning. So good morning, students. We have started. Good morning, sir. We have started the unit of electromagnetic wave, and we have done with the basics of mathematical basics involved in this unit of three-dimensional derivative, field, gradient, divergence, curl, and their physical significances. Next, we have started the Gauss divergence theorem. So there are two theorems: Gauss divergence or Green theorem and Stokes theorem. So you have to do this qualitative only. There is no derivation in your syllabus. So first one is Gauss divergence theorem. ठीक है जी. So ये हमने जैसे कल किया था. I'm repeating this theorem again. It relates or it states that total outward flux. So your A is any vector. A can be E vector or B vector or any other vector. So it is A dot ds is, if you substitute E dot ds in place of A, E dot ds is flux, B dot ds is flux, electric flux or magnetic flux. So it states that total outward flux of a vector field A at the closed surface S. So closed surface है तो integral पे आपके पास एक circle आएगा, is the same as the volume integral of divergence of A. So volume integral of divergence of A. अच्छा बच्चे, ये जो हमने डेफिनेशन की थी कि dv या डेल्टा v अप्रोचेस जीरो, सो उसके जैसी सिमिलर नहीं लग रही? अगर मैं ये dv इस तरफ ले जाऊं फॉर एग्जांपल, तो डायमेंशनली वैसा ही होगा. वहां भी आपके पास फ्लक्स था, सो हमने डाइवर्जेंस डिफाइन की थी डेल डॉट a इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स और dv डेल्टा v वेयर डेल्टा v अप्रोचेस जीरो, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, ये वही चीज है, हमने सिर्फ इसको इस तरफ ले गए, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दिया. So or in other words, this theorem relates this closed surface integral, this is closed surface integral, with open volume integral. ठीक है, सो आपने टू डायमेंशनल से अगर थ्री डायमेंशनल में जाना हो, क्लोज्ड टू डायमेंशनल सरफेस इंटीग्रल से ओपन थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम इंटीग्रल में जाना हो, सो यू कैन अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. आपको क्या करना होगा? यू हैव सिंपली टू रिप्लेस वेक्टर विद इट्स डाइवर्जेंस एंड एरिया एलिमेंट ds विद डॉट प्रोडक्ट, इसको रिप्लेस करना होगा विद चेंज इन वॉल्यूम dv. ठीक है जी. अब इसको विजुलाइज कैसे करोगे बच्चे? ये एक तरफ सरफेस इंटीग्रल है, एक तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्यूब्स की एग्जांपल दी हुई है, है ना? तो ये येलो पोर्शन सरफेस वाला है, और एक जैसे ये क्यूब है नंबर 1 नंबर 2, तो एक क्यूब का वॉल्यूम भी कुछ होगा और सरफेस भी. फॉर एग्जांपल ये आपकी येलो वाली सरफेस जो है, ठीक है. सो ये बता रहा है इफ वी सम ओवर वॉल्यूम एलिमेंट्स, सो
नंबर 1 या नंबर 2 वाले क्यूब का अगर वॉल्यूम एलिमेंट सम करें, दिस रिजल्ट्स इन सम ओवर द सरफेस एलिमेंट्स। सो अगर वॉल्यूम पे सम करें, इसका मतलब और ये है वेक्टर की टर्म में, आपको स्केलर सम नहीं करना, वेक्टर सम करना है। अच्छा, वॉल्यूम पे कर लो या सरफेस पे कर लो, एक बराबर कैसे है? Suppose if two elemental surface touch each other, so ये जो नंबर 1 और नंबर 2 क्यूब था, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। If they touch each other, their ds vector, so एक का ds vector इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, एक का ds vector इस डायरेक्शन में, so they have opposite direction, so they will cancel each other, so their effect will be cancelled। तो बचेगा आपके पास क्या? सिर्फ जो सरफेस वाला है ये, या इस तरफ जो है, या नीचे की तरफ जो है, ठीक है। सो जिस भी सरफेस पे आप लेना चाह रहे हो उसके ऊपर इंटीग्रल कर दो या वॉल्यूम के ऊपर करो, एक ही बात है, क्योंकि आपका जो एरिया एलिमेंट है, जो टचिंग कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, क्लोजेस्ट फेसिंग पे है, उनका एरिया एलिमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। दस सम ओवर सरफेस एलिमेंट्स गिव ओवरऑल द बाउंडिंग सरफेस। सो आप इसके जैसे काफी सारे क्यूब भी अगर मिला लो और उनका वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करो, तो उसका इफेक्ट वही होगा जो आप ये ऊपर वाली जो सरफेस है इनको ऐड कर दो, इनका इंटीग्रल कैलकुलेट करो। सो ये जस्ट विजुअलाइजेशन है कि वो थ्योरम जो है वो रिलेट कैसे कर रही है सरफेस को वॉल्यूम के साथ, ठीक है जी। तो ये आपको क्वालिटेटिव आइडिया है ओनली, देयर इज नो डेरिवेशन इन्वॉल्वड इन दिस, बट इफ यू थिंक दैट यू वांट टू गो इनटू द डिटेल, यू कैन check any book, the derivation is given in that, but for your exam this much definition is sufficient, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज कर्ल ऑफ ए वेक्टर। सो हमने कर्ल को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल। वहां हमने डाइवर्जेंस की टर्म में हमने डिफाइन किया था, फ्लक्स की टर्म में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में। यहाँ है कर्ल ऑफ ए वेक्टर ए इज एन एक्सियल रोटेशन। सो जिस एक्सिस के लॉन्ग आप देख रहे हो उसी के लॉन्ग रोटेशन देखनी है, whose magnitude is maximum circulation of A per unit area। सो ये एरिया पर यूनिट एरिया वेयर एरिया टेंड्स टू 0। सो आपको यहाँ भी सर्कुलेशन एक पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू देखनी है, तभी आप एरिया एलिमेंट को 0 कर रहे हो। एंड whose डायरेक्शन इज नॉर्मल डायरेक्शन। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आप राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हो तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। सो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ एरिया। सो अगर आपका ये एरिया एलिमेंट है तो यहाँ बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। ओरिएंटेड सच दैट सर्कुलेशन इज मैक्सिमम। सो आपको ये तो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है कि है क्या चीज। In mathematics, we have curl of A, which is written as del cross A. It is defined as line integral per unit area, where area tends to 0. So A dot dl, A can be any vector. ठीक है? So vector A can be electric vector, magnetic vector, or any other vector. So आपको अगर किसी पॉइंट पे कर्ल निकालना है, so आप A dot dl इंटीग्रल निकाल लो, उसको डिवाइड कर लो, किस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू निकालना, उसका सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल ये आपका पॉइंट P है, सो इसके अराउंड ये पूरा सरफेस है इसका, है ना। जिसमें सरफेस कैसे डिफाइन करोगे, ds इज इक्वल टू dx इंटू dy, स्मॉल चेंज इन 2 डायमेंशंस, है ना। यहाँ पे y और z लिया हुआ है, सो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। सो अब ये डेल्टा एस 0 कब होगा, जब ये जो चेंज है dz के अलोंग या dy के अलोंग, ये बहुत स्मॉल होगा। इट मींस यू आर एक्चुअली मर्जिंग इन दी पॉइंट P। सो आप पॉइंट P पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलेशन निकाल रहे हो, कितनी होगी, सो वो इसके विद रिस्पेक्ट टू y। यही बेसिस है हमारा स्टोक्स थ्योरम का। स्टोक्स थ्योरम रिलेट करती है, अब यहां से आपको क्लियर होगा, दिस वन इज लाइन इंटीग्रल। अगर आप ये डेल्टा एस सरफेस को इस तरफ ले जाओ तो आपको किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना होगा, 2 डायमेंशनल इंटीग्रेट, सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। सो यहाँ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल A डॉट dl है, इसको देखो। सो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ओवर एनी लाइन L, A डॉट dl इज इक्वल टू जो कर्ल हमने लिखी थी डॉट ds ओपन सरफेस इंटीग्रल। सो दिस इज योर स्टोक्स थ्योरम। हाँ जी बच्चे। So just a minute बच्चे। So Stokes theorem states that circulation of a vector field A around a closed path L is equal to surface integral of curl of A। So ये आपकी नोट करने की चीज है। So it is related with simple line integral of vector field related to the surface integral of curl of A over open surface bounded by L, line L, that A and curl of A are continuous on S.
सो एक तो कंटिन्यूटी की इशू है, वो होना चाहिए। अब ये बाउंडेड बाय एल, सरफेस बाउंडेड बाय एल, लाइन एल, ये क्या होती है मुझे? व्हाट इज मेंट बाय सरफेस, ओपन सरफेस बाउंडेड बाय एल, लाइन एल? सर मतलब जो सरफेस है उसका सरकमफ्रेंस है। सपोज यू हैव दिस लाइन, सर्कुलर लूप, कंटूर जिसको बोलते हो आप, ये एल है। अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू कोई सरफेस बना दूं इस तरह से, सो दिस इज द सरफेस एस बाउंडेड बाय द लाइन एल। इसकी जो बाउंड्री है वो ये है, जैसे कोई बाउल होता है ना, तो ये सारा नीचे तो हेमिस्फेरिकल होगा, इसका ओपन जो माउथ है वो किससे बाउंडेड है? बाय दिस लाइन एल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो अब ये क्या कर रहा है? स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट line integral, closed line integral of any vector field A is equal to open surface integral of curl of that vector field around the area element। ठीक है जी। अब इसको विजुलाइज कैसे करोगे? ये वही सेम कंसेप्ट है बच्चे, वहां पे हमने क्यूब लिए थे और सरफेस बना दी, यहाँ पे हम सरफेस लेंगे और उसकी बाउंडेड बाय लाइन जो है वो दिखा देंगे। तो इसको विजुलाइज ऐसे करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सर्कुलेशन इफेक्ट है ना, ये सर dx एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाना सर। सर हाँ जी, सर ये इक्वल क्यों है, इनका रीजन भी तो होगा ना सर कुछ? ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ओके सर। और सर इसका ये प्रूफ, एल क्या है? एल नाम है मुझे लाइन का, आप सी लिख ये लो। इंटीग्रल हो के गया। सब हाँ ये, इंटीग्रल के नीचे। हाँ ये जो है ना, ये लाइन का नाम है, जैसे ये मैंने एल लिखा है ना, सो एनी क्लोज लाइन, उसका नाम एल लिख दो, सी लिख दो, स्मॉल एल लिख दो, एनी नोटेशन यू वांट। सर हो ओके गया। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं कि ये जो हमने सरफेस ये बनाई, कि इस सरफेस जिसका dx और dy में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम विजुलाइज कैसे करें कि सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल। अगर आप सिर्फ बाउंड्री पे देखो यहाँ तो ये लाइन इंटीग्रल होगा, पर अगर आप इस पूरी सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कैलकुलेट करो तो सरफेस इंटीग्रल। तो ये बराबर कैसे हैं? तो यहाँ वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। ये हम सरफेस को ये जो एरिया एलिमेंट है इसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया, ये जो हमारा एलिमेंट था इसको मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि इसमें फ्लो कहाँ से हो रहा है। आउटर सरफेस में देखो, आउटर जो बाउंड्री है उसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब अगर मैंने इसको पीसेस में ब्रेक कर दिया तो आउटर लाइन तो वही फ्लो दिखाएगी। तो यहाँ तो ये देखो इस डायरेक्शन में ही है, बाहर इस लेफ्ट साइड वाली में डाउनवर्ड है, यहाँ भी डाउनवर्ड था, इस साइड में बॉटम वाली में राइट तरफ था, ये राइट की तरफ है, और यहाँ राइट साइड में अपवर्ड था, यहाँ भी अपवर्ड। तो ये तो ठीक हो गया। तो जो हमारा सरफेस पे लाइन पे जो बाउंडेड लाइन है उस पे जो फ्लो था वो वही है, ठीक है। अब हम जो पीसेस हमने ब्रेक किए हैं इस चेन को मेंटेन करने के लिए, कि ये फर्स्ट वाला अगर हम कंसीडर करें, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये दो सरफेस है टचिंग सरफेस, इनमें कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली फ्लो अगर कंटिन्यूस रखना है तो आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से यहाँ। सो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज मिला। सिमिलरली यहाँ 2 में, यहाँ पे अपवर्ड है, ये अपवर्ड हमने बना दिया, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ। अब इन दो टचिंग सरफेस में कहाँ जाएगा, सो दैट ये जो ये वाली और ये वाली है इसमें फ्लो सेम रहे, तो इसको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, ये जो एरो डाल दिया इसको इधर की तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट यहाँ भी आपका एंटी क्लॉकवाइज मेंटेन रहे। अब यहाँ जो टचिंग सर्फेसेज है ना बच्चे 1 और 2 की, उसमें देखो एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। सिमिलरली 1 और 3 में देखो, अगर 3 को भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएं, सो 1 में जो बॉटम वाला है ये राइट की तरफ जा रहा है, और 3 में जो टॉप वाला है टचिंग वाला है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सो दे विल इफेक्ट देयर they will cancel their effect at touching surfaces. So यहाँ ये इफेक्ट कैंसिल हो गया, यहाँ ये इफेक्ट कैंसिल हो गया, यहाँ ये वाला कैंसिल और यहाँ ये वाला कैंसिल, बचा क्या आपके पास? तो चाहे आप सरफेस पे इंटीग्रल कर लो, ठीक है, कर्ल लेके, या सिंपली आप वेक्टर का लाइन इंटीग्रल कर लो, वो सेम चीज है। तो ये आपकी विजुअलाइजेशन के लिए है कि ये हो क्या रहा है इस थ्योरम में, ठीक है। तो जब प्रूफ आता है बच्चे, तो ये हम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल हर एक स्मॉल जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है, जैसे 1 2 3 4, इसके ऊपर हम दोनों इंटीग्रल कैलकुलेट करके फिर सम करके आपको दिखाते हैं कि कैंसिल कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो वही आएगा जो स्टोक्स थ्योरम आपको बता रही है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल का लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सर हाँ जी, सर एक बार प्लीज दोबारा समझा दो, समझ में।
अनीश, मुझे ऐसा लग रहा है भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई भी चीज समझ नहीं आ रही। नहीं सर, वो नहीं है सर, ये चीज अभी समझ नहीं है ना, पहले वो तो आगे। अभी ये देखो, ये कोई भी एरिया एलिमेंट वेक्टर इज इक्वल टू ओपन सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए, ठीक है, डीएस। यही हमने लिखा था ना, डॉट डीएस। अब ये क्या कह रहा है, ये रिलेट कर रहा है सरफेस वाली चीज को लाइन वाली चीज के साथ, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ये वन डायमेंशन को रिलेट कर रहा है टू डायमेंशन के साथ। ये कैसे पॉसिबल है? ये मैंने यही एक फिगर में दिखाया है कि अगर मेरे पास कोई इस तरह की सरफेस है, ये बड़ी वाली, ये वाली, इसको मैं अगर 4 पीसेस में ब्रेक कर दूं इस तरह से, और ये जो मेरा फ्लो है इसको मुझे मेंटेन करना है, सर्कुलेशन जो है आउटर सरफेस पे, आउटर बाउंड्री पे, उसको मैंने मेंटेन करना है। तो ये पीस 1 2 3 4 ये मैंने अलग अलग यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है। अब अलग अलग में अगर दो साइड्स में फ्लो इस तरह जा रहा है, ठीक है, तो ये जो बाकी की बची दो साइड्स हैं उसमें इस तरह जाएगा, ठीक है। ये पहली बॉक्स का हो गया। अब दूसरे बॉक्स में दो जो बाहर वाली साइड्स हैं वो हमें मालूम है कि फ्लो इस तरह जा रहा है। अंदर वाली में किस तरह जाएगा, डाउनवर्ड, और फिर इस तरफ। सो वन वाले के क्यूब में या सरफेस में अपवर्ड जा रहा था इस साइड पे टचिंग वाली पे, और टू वाली में ये डाउनवर्ड जा रहा है। सो इन दोनों का जो, जैसे आप एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हो ना, डीएस वेक्टर, ये क्या होता है, ये कोई आपका एरिया है, अपवर्ड है तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, अगर यही एरिया एलिमेंट इसमें डाउनवर्ड होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला जो इफेक्ट है, दे विल कैंसल ईच अदर, बिकॉज अगर आप ये डाउनवर्ड वाले को ऊपर वाले की टर्म में लिखना शुरू करोगे, जस्ट अ मिनट, इस वाले को अगर लिखना शुरू करोगे इस बराबर इसके, तो आपका एरिया एलिमेंट हो जाएगा माइनस डीएस वेक्टर, जबकि ये था डीएस वेक्टर। अगर आपने नेगेटिव वाले डाउनवर्ड वाले को अपवर्ड वाले में कन्वर्ट करना है तो आपका एरिया एलिमेंट माइनस में आ जाएगा। सो जब ये इंटीग्रल जिसमें माइनस डीएस होगा और एक इंटीग्रल जिसमें प्लस डीएस होगा, जब दोनों को सम करोगे दे विल कैंसल ईच अदर। So this is how the Stokes theorem relating line integral with the surface integral. दो ही आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये कैसे रिलेट कर रहा है, आपको सिर्फ डेफिनेशन, वो भी शॉर्ट आंसर में, अगर, क्योंकि ये जो दो थ्योरम्स हैं बचे, इनकी डेफिनेशन यूज होगी हमारे जो आने वाले दो बड़े आर्टिकल हैं। एक तो मैक्सवेल इक्वेशंस डिराइव करने में, देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एंड कंडक्टिंग मीडिया। सो ये एक्सटेंसिवली ये डेफिनेशन उन आर्टिकल्स में यूज होगी, ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे, गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम? नो सर। मैं एक बार दोबारा लिख दूं बच्चे इनकी स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन। क्या चीज बच्चे? कर्ल, अब आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। कर्ल ऑफ ए वेक्टर, बच्चे कर्ल होता क्या है, आपको रोटेशनल इफेक्ट बताना होता है, और कर्ल निकालने का मतलब होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ठीक है। अब ये डेल क्रॉस ए जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आई कैप में कुछ टर्म होगी, प्लस जे कैप में कुछ टर्म होगी, प्लस के कैप में। सो ये बता रहा है आपको, ये आप जब ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट देखोगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी रोटेशन है, जे एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग कितनी रोटेशन है, के एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग कितनी। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी वाटर वाली, कि ये रिवर है, ठीक है, ये टॉप सरफेस है उसकी, ये बॉटम है रिवर की, रिवर बेड, ठीक है। ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम है, नीचे वेलोसिटी मिनिमम है। तो इट मींस क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ सो अगर ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, सो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वाई एक्सिस के अलोंग मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डी वी कितना है मेरा, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। सो ये मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसकी वजह से ऊपर उसको फोर्स ज्यादा लग रही है, नीचे कम लग रही है, तो वो एक तरफ झुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और मैक्सिमम है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे कम है, यहाँ सबसे कम है। सो हर एक पॉइंट पे सबसे ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है, तो ये एक रोटेशनल इफेक्ट लेके आता है। सेम इज विद द केस अलोंग ईच एक्सिस। सो अगर आप 3 डायमेंशन ट्रीट कर रहे हो, यहाँ रिवर के केस में मैंने सिर्फ एक वाई एक्सिस आपको दिखाई है, सो ऐसे ही आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग भी ग्रेडियंट होता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी चेंज होता है। तो हर एक एक्सिस के अलोंग आपको डिफरेंट फोर्स लग रही है। दैट फोर्सेस, अगर आप यहाँ पे एक व्हील रखते हो टूथ हेड, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, तो वो इस व्हील को फोर्स करेगा रोटेट करने के लिए,
ठीक है, टरबाइन जैसा। सो यहाँ पे ये वाली ज्यादा फोर्स है, इसको इधर की तरफ लेके जाने की कोशिश, यहाँ कम फोर्स है, ये इसको स्मॉल फोर्स के साथ इधर को रोटेट करेगी, और ये फिक्स है, तो यहाँ वाला जल्दी से घूमना, इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज सर्कुलेशन। तो ये आपको कर्ल देता है, ठीक है। तो आप चलते हैं बच्चे, इसको, इसकी स्टेटमेंट को ना पढ़ के देखना, तो आपको ज्यादा बेटर फील आएगा। स्लाइड से देखना या किसी बुक से देख लेना, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी उसकी। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये क्या रिलेट करती है? इट रिलेट्स सरफेस, और वो भी क्लोज वाला। तो इसलिए मैंने बॉटम में ऐसे लिखा है और लाइन इंटीग्रल पे क्लोज्ड लाइन बनाई है। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल से ई डॉट, या मैं बी वेक्टर लिख देता हूं, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल किसके साथ? डाइवर्जेंस ऑफ बी डीवी। तो यहां देखो, यहां डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि ये दो वेक्टर हैं, पर ये डाइवर्जेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे ये डीवी जो है ये वॉल्यूम एलिमेंट है, स्केलर है, ठीक है। तो ये सिंपली मल्टीप्लाई होगा, कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किए हैं बच्चे? सर बस बता है। जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, एक्स वाई जेड वाला, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है आर थीटा फाई वाला, दिस इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका वॉल्यूम एलिमेंट जब आप कन्वर्ट करते हो, कार्टेशियन में होता है dx इंटू dy इंटू dz, है ना, और स्फेरिकल पोलर में होगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है जी। तो ये आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथमेटिक्स में पढ़ोगे बच्चे। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये dv है क्या एक्चुअल में। So this is r square sin theta dr d theta d phi if you are considering spherical polar coordinate system, and it is simply dx dy dz product if you are considering Cartesian coordinate system. Then we have Stokes theorem, ठीक है। It relates closed line integral of, से मैं e vector लिख देता हूं यहाँ पे, e dot dl with the open surface integral of curl of that vector, ठीक है, डॉट ds। अब यहाँ पे डेल क्रॉस ही वेक्टर है, तो ये ds जो है वो भी वेक्टर है क्योंकि एरिया एलिमेंट है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो डॉट प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियरली नोट करो, ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है 2D से 3D तक गई है, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन। सो 2 डायमेंशन में जो इंटीग्रल है वो क्लोज होगा, 3 डायमेंशन में जो इंटीग्रल होगा वो ओपन होगा। स्टोक्स थ्योरम 1 डायमेंशन से, लाइन इंटीग्रल से 2 डायमेंशन में गई है, ठीक है। सो जो 1 डायमेंशन में इंटीग्रल होगा वो क्लोज होगा, 2 डायमेंशन वाला ओपन होगा। सो यहाँ आपको आइडिया रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल आप रख रहे हो जो कि कम डायमेंशन वाला है वो क्लोज सरफेस वाला होना चाहिए या क्लोज्ड लूप वाला होना चाहिए, और जो राइट हैंड साइड पे वो ओपन सरफेस या ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल होना चाहिए। क्लियर है जी? सो इस वॉल्यूम इंटीग्रल की जगह आप इस तरह भी लिख सकते हो, ट्रिपल इंटीग्रल, और इस सरफेस इंटीग्रल की जगह दो इंटीग्रल डाल के बॉटम में एस भी लिख सकते हो, द सेम नोटेशन, ठीक है जी। पर क्लोज्ड वाला कम डायमेंशन वाले में आएगा, मतलब हाँ, अगर लेंथ और सरफेस एरिया है तो लेंथ वाली में आएगा ऐसे। यस। सो अगर आपको, जैसे आपको ये चीज मालूम है ना, ये हम आने वाले आर्टिकल्स में देखेंगे कि हमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज मालूम है तो आप, और इनइक्वालिटी में कोई और चीज है जो सरफेस इंटीग्रल वाली है, सो आप इस लाइन इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख सकते हो और फिर दोनों के इंटीग्रेंड कंपेयर कर सकते हो। तो वही हम करेंगे आगे वाले आर्टिकल्स में। सो जस्ट अ मिनट। सो ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चे आपको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो क्लियर है ना, कूलम्स लॉ, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो बेसिक है। सो ये आप स्लाइड से देख सकते हो, +2 बेसिक्स हैं। और बायोट सेवर्ट्स लॉ, B = μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रल। सो ये हमारे पास द फॉर्म ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, ये मैग्नेटोस्टैटिक। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक, ये क्या चीज है? क्यों बचे?
अच्छा, अब यहाँ देखना, दोनों इक्वेशन सेम है, कूलम्स लॉ या बायट-सावर्ट्स लॉ, सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी और यहाँ पे म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। बाकी 1/4 पाई सेम है, 1/4 पाई आर कैप बाय आर स्क्वायर, आर कैप बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे डी टाउ है ना, वॉल्यूम, यहाँ पे डीएल है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे करंट है। ठीक है सर, दोनों एक दूसरे के एनालॉग है ना? हाँ, एनालॉग है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ मुझे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वर्ड स्टैटिक क्यों यूज हो रहा है इनके साथ? इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्टैटिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर स्टैटिक मतलब सर एक जगह रहता है सो जो हम चार्ज सर वहाँ चार्ज स्टेबल चार्ज रेस्ट करे ना सर। रहेगा। हाँ, तो ये इस यूनिट का बेसिक है। यहाँ चार्ज स्टेडी स्टेट में है, ठीक है, विद टाइम उसका जो चेंज नहीं हो रही वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे आप वेलोसिटी बोलो कि 10 किलोमीटर पर सेकंड पे जा रहा है, सो दिस इज स्टेडी स्टेट, इट इज नॉट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। बट अगर आप बोलो कि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये है आपकी वेलोसिटी स्टेडी नहीं है, है ना, डायनामिक्स आ गया। तो वही सेम चीज है, अगर आपका करंट विद टाइम चेंज नहीं कर रहा, दैट इज स्टैटिक, और आपका चार्ज डेंसिटी वो भी चेंज नहीं कर रही विद टाइम, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये बेसिक है। देन फ्लक्स ऑफ फील्ड, ये भी क्लियर है आपको कि फ्लक्स होता क्या है? Flux is number of lines per unit area crossing that surface, ठीक है? So it is E dot ds, ds is area element, ये clear है ना मुझे? Flux is E dot ds, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी? So चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, आपको सिर्फ E वेक्टर या B वेक्टर ही चेंज करना है, आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। So इसके बाद चलते हैं मुझे मैक्सवेल इक्वेशंस पे। सो आपको इनकी डेरिवेशन भी है और इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। सो ये 4 इक्वेशंस थी मैक्सवेल की, इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक दे डील विद स्टेडी स्टेट करंट और चार्ज, है ना, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डील विद द टाइम वेरिंग करंट एज वेल एज चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज द प्लस पॉइंट कि जो दो डिफरेंट सब्जेक्ट थे इसको कंबाइन करके इसने एक सब्जेक्ट बना दिया। सो मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इज रिलेटेड विद गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे आप देखना, एक ही चार्ज है, सिंगल चार्ज, उसके अराउंड उसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो कोई प्रेजेंट है तो ये चार्ज से प्लस क्यू, इसका इन्फ्लुएंस प्लस क्यू चार्ज फील कर सकता है। दूसरा है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, नो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। सो आप सिंपल नॉर्थ बोलो, ये नहीं एग्जिस्ट होगा, आपको यहाँ पे साउथ भी लेके आना पड़ेगा। सो अगर आप इसको एक बड़े मैग्नेट को जिसका नॉर्थ और साउथ है, इसको बीच में से ब्रेक करते हो, सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउथ बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है? थर्ड है मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, इट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? अब ये क्या लॉ कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएमएफ। EMF प्रोड्यूस करेगा। EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इफ योर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, द EMF प्रोड्यूस इज आल्सो चेंजिंग विद टाइम, एंड व्हिच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि लेंथ के साथ अगर आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है जी? फोर्थ वन इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन व्हिच इज रिलेटेड विद एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। इसमें क्या कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, ठीक है जी? क्लियर है बेटा? ये इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये क्या चीज है। अच्छा, ये इक्वेशन फोर्थ वाली है, ये ठीक है इक्वेशन, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये करली E बाय करली T इज इक्वल, ये B को प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से निकल सकता है? सर हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट जो करंट उसने बताया था। यस सर, जो कैपेसिटर के अंदर दिस concept of displacement current was introduced by Maxwell. Yes sir. So this is Ampere's law plus displacement current. So incomplete statement थी। हाँ, mu I plus ID। हाँ, Yes, sir. ये इसमें जब ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेडी स्टेट करंट, Yes ये हम sir. प्रूव भी करेंगे। बट अगर योर करंट इज वेरिंग विद टाइम, यू हैव टू इंक्लूड डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चेंजिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। जैसे कैपेसिटर में आपने बोला कि अगर ये कैपेसिटर है आपके पास, है ना, यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके दूसरी तरफ भी करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ तो वैक्यूम है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ करंट यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है?
जबकि आपकी प्लेट टच नहीं कर रही है कैपेसिटर की, ठीक है। सो ये है ID विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। हालांकि यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रही है, ID ये जो I है दिस इज कंडक्शन करंट। अच्छा, कंडक्शन करंट किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electrons. अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक वायर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होंगे? ऑपोजिट। Opposite direction. Opposite the direction of सो current. इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आपके मूव कर रहे होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ तो मुझे क्लियर है कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे जी, और ये राइट हैंड साइड में भी मूव कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ मूव नहीं कर रहा ID कैपेसिटर के बीच में, यहाँ तो कोई चार्ज ऐसी मूवमेंट नहीं है क्योंकि Yes, वैक्यूम है sir. बीच में। तो ये इट इज ड्यू टू ये जो पोल्स बन जाते हैं ना, जैसे ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, इसकी वजह से फील्ड जनरेट होता है। सो फील्ड की वजह से, ये हम आगे करेंगे कि फील्ड की वजह से आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आता है। सो एम्पियर्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेडी स्टेट करंट। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एंड हाउ मैक्सवेल ओवरकम दिस या सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर वो मैग्नेटिक कंपास रख के भी तो करते थे सर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। हाँ, वो आपका वो है एक्सपेरिमेंट है ना बच्चे, बट आप इक्वेशन से कैसे प्रूव करोगे? सो हम मैथमेटिकली उसको प्रूव करेंगे। ठीक है सर। सो अब आपने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ये पढ़ रखा होगा, E.ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स इंटीग्रल फॉर्म है उसकी B.ds। अब ये n वेक्टर और ये n वेक्टर है, ये एरिया एलिमेंट वाला है। सो ds वेक्टर इज इक्वल टू ds सिंपली मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में वो n वेक्टर है, तो वो नोटेशन डिफरेंट है। तो ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे है ये इक्वेशन थर्ड वाली ये आएगी, वो ऊपर लिख दी। So E.dl line integral, closed line integral of electric field is equal to minus d by dt of flux, Faraday's law. So ये इंटीग्रल फॉर्म है जो आपने पढ़ रखी है। और फोर्थ वन है B.dl line integral, closed line integral is equal to mu naught times I plus epsilon naught d phi E by dt. So Ampere's law। हमें क्या करना है, अब मैक्सवेल की इक्वेशंस हमें निकालनी है डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। सो ये जो इक्वेशंस है इनकी डिफरेंशियल फॉर्म, ये इंटीग्रल फॉर्म आपने ऑलरेडी +2 में स्टडी कर रखी है, हमें इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालनी है, यानी कि हमें इनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो भी मेथड हमें सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग हमें उनको डेल ऑपरेटर की टर्म में डिफरेंशियल, क्योंकि हमें क्या एक्चुअली मुझे इस यूनिट में हमारा मोटिव क्या है, हमें स्टडी करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर ये फ्री स्पेस में से पास करे तो ये ई वेक्टर और बी वेक्टर किस तरह चेंज होंगे। जैसे आपके पास कोई वेव इक्वेशन हो आपके पास, है ना, तो आप किसी टाइम के बाद आप बता सकते हो कि ये पार्टिकल कहाँ पे होगा, अगर आपको उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन मालूम है, ठीक है, कि इस टाइम के बाद बॉडी की पोजीशन या पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे होगी, इतना टाइम पे इतनी वेलोसिटी होगी, इतनी एक्सेलरेशन एटसेट्रा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है, हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी इक्वेशन निकालनी है और वो कैसे चेंज कर रही है विद टाइम या विद स्पेस, वो कैसे विद चेंज इन स्पेस वो कैसे चेंज कर रही है। आपको चेंज इंटीग्रल से तो मिलेगा नहीं, आपको चेंज मिलेगा डेरिवेटिव से, बिकॉज डेरिवेटिव गिव्स यू rate of change of that particular dependent variable with respect to a given change in independent variable. So आपको डेरिवेटिव, और डेल क्या है, 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव। सो आपको इक्वेशंस को 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव में पहले डेल ऑपरेटर की टर्म में लिखना होगा, फिर उनको अप्लाई करना होगा फ्री स्पेस में या कंडक्टिंग मीडिया में, जहां भी अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है जी। और अब डिफरेंशियल फॉर्म में ये इक्वेशन दिखती कैसे है। फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये दिखेगी आपको डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, रो इज चार्ज इन स्ट्री। सेकंड है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, स्टेडी स्टेट करंट है ना, तो डी आई बाई डी टी तो 0 हो जाएगा, सो यहाँ पे 0 आ गया आपका। थर्ड वन है दिस वन, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ वन है आपके पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे, J is the current density, I is equal to surface integral J dot ds. So ये है current density। यहाँ आप मैग्नीट्यूड में देखें, so I by A या I by S is equal to J. So this is current density, current per unit area। हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि हम रो को लिखते हैं चार्ज डेंसिटी,
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। सो यहाँ तो वॉल्यूम है इसलिए हमने डेंसिटी लिख दिया, डेंसिटी ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू वॉल्यूम, बट यहाँ पे हम लिख तो इसको चार्ज करंट डेंसिटी रहे हैं, बट इट इज रिलेटेड विद द सरफेस। तो ये क्लियर है ना कि I by V नहीं है, I by S है, करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी J। सो ये J है प्लस ये एडिशनल टर्म ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, अब साइन नॉट कर ली E by कर ली T। सो ये हमारे पास 4 मैक्सवेल की इक्वेशन है। इनको यूज करके आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये सिर्फ इन 4 इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो किसी भी फील्ड में, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो दीज आर द 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। ठीक है बच्चे? सर एक सेकंड कॉपी कर लेंगे सर, एक सेकंड। सर हाँ जी भैया। सर सेकंड और फोर्थ फॉर्मूला में सर बी कौन से है ये? मैग्नेटिक फील्ड। सर नहीं मतलब दोनों फॉर्मूला तो मतलब एक तरीके से सेम ही, मतलब सो डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0, डेल डॉट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट वगैरह पूरा फॉर्मूला। कहाँ डेल डॉट बी है भैया? फोर्थ एक वाले में क्रॉस है, डेल एक क्रॉस डॉट है, है। एक कर्ल है, एक डाइवर्जेंस है। ओके सर। सर हो सर गया एक सर। सर इसकी बात पहले वाली साइड लगा दी है। अगर आपका डेल डॉट बी नॉन जीरो आ जाए ना, तो आप बोल सकते हो कि नॉर्थ या साउथ पोल अलग अलग भी एग्जिस्ट करते हैं, वो कभी जीरो आएगा नहीं, नॉन जीरो नहीं आएगा, जीरो ही आएगा हमेशा। हो गया बच्चे नोट? यस सर हो गया। देन वी हैव derivation of first equation, Gauss law in electrostatic। ठीक है, सो हमें क्या प्रूव करना है, निकालना क्या है हमें, डेल डॉट ई। ठीक है, अब हम फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करते हैं। सो टोटल फ्लक्स ऑफ ए फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये है फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक है जी, यही होता है ना मुझे फ्लक्स। अब अगर मैं फ्लक्स को एक और डेफिनेशन से भी निकालूं कि ई डॉट डी ए ओवर सरफेस एस, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए ले लूं और इसको इंटीग्रेट कर दूं, और मैं ई वेक्टर की वैल्यू पुट कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, और ए जो है एरिया एलिमेंट, जैसे मैंने डीवी का बताया था आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, डी ए इज द एरिया एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, डी आर नहीं आएगा यहाँ पे, अलॉन्ग आर कैप। तो एरिया एलिमेंट किस डायरेक्शन में। So, जब आप ये सॉल्व करोगे you will get simply q by epsilon naught। आपको d5 नहीं लिखता। डीआर क्यों नहीं आया सर यहाँ? बचे एरिया एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ डी थीटा एंड डी फाई है, क्योंकि आपका r तो यहाँ है, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे इसके विद रिस्पेक्ट टू डी आर आएगा। सर यहाँ पे फाई क्या होगा सर? फाई इज एजीमुथल एंगल। मैं आपको सिंपल नोटेशन बता देता हूँ। अगर ये आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये r है, ये थीटा है, अगर ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इसका r होगा, ये थीटा होगा ये वाला, कितनी दूर गया या इस डायरेक्शन में। ठीक है, और फाई क्या है, ये अगर आपने सिर्फ r और थीटा लिया है तो ये 2 डायमेंशनल है, एक ही प्लेन में है। अगर आपने फाई ले लिया इट मींस यू आर गोइंग आउट ऑफ द प्लेन। सो अगर आप r और थीटा लोगे तो आप सर्कल या डिस्क की बात कर रहे हो, और अगर आप फाई भी साथ में ले रहे हो सो यू आर डिस्कसिंग अबाउट स्फीयर, हेमिस्फीयर, मतलब जो एक प्लेन से बाहर निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी, सो ये वो है। आप अदरवाइज इसको सिंपली भी लिख सकते हो ये सर यहाँ पे सर ये फाई बी क्यों, सर ये बी डॉट डी एस वाला क्यों लिखा हुआ है सर यहाँ पे? कौन सा? ये बजे ये इसकी टाइमिंग मिसप्लेस है, नहीं एनिमेशन की टाइमिंग मिसप्लेस है। ओके सर।
सो आप सिंपली ई डॉट डी एस को इस तरह भी लिख सकते हो। सर अगर ठीक है। सर तो फिर हमने जो ये वाली इक्वेशन है इसमें से डी फाई को निग्लेक्ट क्यों किया है? डी फाई को नेग्लेक्ट नहीं किया बच्चे, डी फाई को इंटीग्रेट करोगे, फाई आपकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, आपका जो एंगल थीटा है उसकी रेंज है यहां से यहां तक 0 to π/2 पाई, ये एक प्लेन में है ना, तो थीटा कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to π, फाई की वैल्यू ये आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, ये 360 एंगल तक जा सकता है, सो योर फाई हैज वैल्यू 2 π तक। सो ये जब आप डी फाई का इंटीग्रल करोगे ना, या क्योंकि यहाँ पे तो फाई डिपेंडेंट कोई टर्म है नहीं, ठीक है, सो सिंपली आप क्या करोगे, इंटीग्रल डी फाई, सो डी फाई का इंटीग्रल होगा फाई, और कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है 0 to 2 π, सो ये आपका एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा 2 π, जो यहाँ इसको कैंसिल करेगा साथ में 4 π को, ठीक है। ओके तो सर। आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली राइट इट एज q by epsilon naught। ये मैंने इसलिए कहा है कि जब आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे तब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये आ कहां से रहा है। अदरवाइज आप इसको सिंपली भी ऐसा वैल्यू पुट करके लिख सकते हो q by epsilon, क्योंकि अब ये सब कुछ कैंसिल हो, ये r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये जो मैंने 2 π लिखा है उससे ये 2 π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो आपके पास सिंपली बचेगा q by epsilon naught। sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेट करोगे ये भी 2 के अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास, सो यू विल गेट ओनली q by epsilon naught, इसको भी छोड़ दो बचेगा, ठीक है, क्लियर है जी। सो आपका एक फ्लक्स की डेफिनेशन थी E डॉट ds, वो ये हमने लिख दी, ये है q by epsilon naught, q by epsilon। अच्छा यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट में ENC लिख दिया, q enclosed। अगर आपके पास ये स्फीयर है, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है जिसका रेडियस r है, जो हमने यहाँ लिया है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज डिफरेंट होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होंगे सरफेस में, फॉर एग्जांपल, सो जितने भी सारे चार्ज हैं उनको मैंने लिख दिया q enclosed by this surface, तो इसलिए मैंने q की जगह q enclosed लिख दिया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं व्हाइट शीट पे एक्सप्लेन करूँ। सो सिंपली आपके पास E डॉट ds ये आ गया q enclosed by epsilon naught, ठीक है, ये s। अब यहां देखो, आप यहां पे आपके पास क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है, आप कंपेयर कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, यहां तो कोई भी इंटीग्रल नहीं है, ठीक है कि नहीं। सो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीग्रल फॉर्म में। सो अब q यहां देखते हैं मुझे, q enclosed, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन i from 1 to n qi, क्योंकि मेरे पास तो n चार्जेस है ना सरफेस के अंदर, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं 1 to n, ठीक है, तो मैं सबका समेशन लिख देता हूं। तो अगर मुझे इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो, सो मैं एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लूंगा dv, इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे मुझे, अगर चार्ज डेंसिटी रो है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ रो dv, ठीक है जी। यही वैल्यू q enclosed की अगर मैं ये यहाँ पुट कर दूं, सो आई विल सिंपली गेट 1 by epsilon naught वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv, रो इज चार्ज डेंसिटी, और यहाँ है मेरे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब कौन सी थ्योरम लगा सकता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर मैंने यहां लगा दी, सो आई विल सिंपली गेट v और डेल डॉट e dv, ठीक है, और ये 1 by epsilon कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रल के अगर अंदर ले जाऊं, रो बाय epsilon naught dv। नाउ आई कैन कंपेयर द इंटीग्रेंट्स, बिकॉज दोनों साइड पे इंटीग्रल मेरे सेम है, वॉल्यूम इंटीग्रल है और ओपन है। कंपेयरिंग द इंटीग्रेंट्स आई विल गेट डेल डॉट e इज इक्वल टू रो बाय epsilon naught। दिस इज माय मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है मुझे? यस सर। यस सर। सर इसकी स्लाइड्स आप LMS पे ऐड कर देना। हाँ, ये तो स्लाइड्स तो जाएंगी मुझे। सर एक मिनट रुक जाइएगा, चेंज नहीं कीजिए। अच्छा, ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा सर। 0। तो इट मींस आपका जो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसी रहेगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी, s पे b डॉट ds, ये फ्लक्स है, ये 0 है, इसको मैं वॉल्यूम की टर्म में लिख लूं,
del dot b ds is equal dv is equal to 0, ठीक है। और इसको मैं अगर वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख लूं कि 0 into dv, तो कंपेयर करूंगा इंटीग्रेंट, आई विल गेट del dot b is equal to 0। वही सेम आपने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों में आपने अप्लाई कर दी। एक में आपको रो बाय एप्सिलॉन नॉट मिल गया, एक में आपको 0 मिल गया। और तो ये सोलेनोइडल होगा ना ये वाला B dot ds वाला। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इज सोलेनोइडल फील्ड। अच्छा, आपके लिए एक काम है बच्चे, अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। यहां मैंने लिखा है 0 into dv। 0 का इंटीग्रल क्या होता है? 0 ही होगा सर। 0 प्लस सम कांस्टेंट, है ना, क्योंकि मैंने Yes. आपको लिमिट्स तो दी नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। तो सम कांस्टेंट है, तो हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं लिख रहे, 0 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि नॉर्थ और साउथ पोल अलग से एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। यही डेल डॉट बी को 0 के लिख रहे हैं, ये आपको बायट-सैवर्ट्स लॉ से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके बच्चे, देन हमारी फर्स्ट 2 मैक्सवेल्स इक्वेशन हो गई हैं, जो बाद वाली थर्ड एंड फोर्थ है ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आई होप नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। हाँ नहीं सर, सर, अब समझ में आ रहा है सर। ओके बच्चे, देन थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। सर अपना नंबर